हेलो एवरीवन, गुंजन दिस साइड और आप देख रहे हैं गुंजन टीवी। ये तो मुझे डिज़नी का इंट्रो लग गया। बट आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी कोटा जर्नी, क्योंकि कोटा अभी बहुत बच्चे जाने की सोच रहे होंगे एंड मैंने सोचा कि मैं भी अपनी जर्नी शेयर कर लूँ, क्योंकि ज़्यादा लोग सबके अलग अलग ओपिनियन होते हैं। तो आप लोग जितने लोगों से पूछ के जाओ, सबका देखो, आप वहाँ जाके एक्सपीरियंस जो करोगे हो सकता है वो आपका डिफरेंट हो, जैसा हमने एक्सपीरियंस किया है वो ना हो, बट एक आइडिया मिल जाता है। एंड अभी तुम लोगों के पास ज़्यादा कुछ करने को होगा भी नहीं। तुम सोच रहे होगे जब क्लासेस शुरू होंगी तब हम स्टार्ट करेंगे, बट ऐसा नहीं करना है। क्लासेस बहुत धीरे धीरे स्टार्ट होती हैं, लेकिन एट दी दिसंबर तक जाते जाते भागती हैं। तो तुम पढ़ लो तुम भी, है ना। सो कोटा का नाम सुनते ही सबसे पहले दिमाग में आता है कि मेरे कोटा को लेके विचार बहुत न्यूट्रल हैं, क्योंकि मैंने इसके पॉजिटिव नेगेटिव दोनों देखे हैं। एंड जिन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ देखी है वो उस वे में बोलते हैं। तो मैं एकदम न्यूट्रल ओपिनियन दूंगी, बट तब भी मेरे दिमाग में कोटा की पहली इमेज रहती है कि हाउ डिप्रेसिंग दिस होल प्रिपरेशन जर्नी इज़। सिर्फ कोटा नहीं, कहीं भी तुम नीट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो, दिस प्रिपरेशन इज़ नॉट फॉर द वीकर पर्सन विद अ वीक हार्ट, बिकॉज it just makes you lonely. Nobody is your friend really, and no one is there for you. You are alone. You are seeing कि तुम्हारे क्लासमेट्स ट्वेल्थ के आगे बढ़ रहे हैं, किसी ना किसी डिग्री में जा रहे हैं, एंड तुम ड्रॉप लेके कोटा जा रहे हो, वो भी अकेले, जहाँ तुम्हें कोई नहीं जानता। अगर तुम्हारे फैमिली से कोई जा रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादातर बच्चों के साथ नहीं जाता कोई। सो आई अंडरस्टैंड दिस। जब मैं पहले दिन कोटा गई थी, उससे पहले मैं बहुत एक्साइटेड थी, बट फर्स्ट डे आई क्राइड बिकॉज मैंने सोचा अब तो मैं अपने घर वालों से भी नहीं मिल पाऊँगी। यहाँ अनजान लोगों के बीच हूँ और यहाँ मुझे पढ़ाई करनी है। सच अ बोरिंग टास्क ना, बट अपने सपने के लिए तो करना पड़ेगा। तो कोई ऑप्शन नहीं है, अपने आप को बिज़ी कर लिया मैंने, इतना बिज़ी कर लिया। कोटा में क्या होता है, तुम पहले दिन तो तुम्हें ज़्यादा पता नहीं चलता है। पहले दिन क्या, तुम्हें पहले हफ्ते में ज़्यादा पता नहीं चलता है। तुम वहाँ क्लासेस अटेंड करते हो एंड वहाँ पे तुम रूम देखते हो। तुम ओरिएंटेशन कोचिंग क्लासेस का इतना एनर्जेटिक होता है कि ऐसा लगने लगता है हर बच्चे को कि AIR 1 तो मैं ही लाऊंगा। वहाँ बैठे हर एक बच्चे को ऐसा लगता है। एंड ओरिएंटेशन बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स भी अटेंड करते हैं, तो पेरेंट्स को देख के तो और ज़्यादा उनका मोटिवेशन बढ़ जाता है, एंड बढ़ना भी चाहिए, क्योंकि कोचिंग वालों का काम है तुम्हें मोटिवेट करना। एंड बिना मोटिवेशन के तो देखो, डिसिप्लिन के बेसिकली वो टाइम के टाइम हो जाता है डेवलप, बट इनिशियल मोटिवेशन तो चाहिए होता है ना, तो वो इसलिए करते हैं ऐसा। एंड तो पहले दिन तो ओरिएंटेशन में ये हुआ, काफ़ी लंबा चला ओरिएंटेशन, 2-3 घंटा। एंड उसके बाद बहुत मोटिवेटेड, फाइनली मैंने बाय बाय बोला अपने घर वालों को। एंड बताऊँ मैं, मेरा रूम बहुत ही छोटा था। ये रूम है इससे भी इसका आधा, एंड आई वॉज पेइंग अ वेरी हाई अमाउंट फॉर माई रूम। एंड सोचो वहाँ पे कितनी भीड़ है कि उनको छोटे कमरों के लिए इतना रेंट लेना पड़ रहा है, बट क्या कर सकते हैं, देना ही पड़ेगा अब जब रह रहे हैं तो वहाँ। तो दैट वॉज सफोकेटिंग, आई डोंट लाइक। पहली बार मुझे एहसास हुआ कि अकेले रहना कैसा लगता है, क्योंकि मैं पहले कभी रही नहीं। तो अच्छा भी लग रहा था और फिर मैं रोने भी लगी कि भाई बहुत लोनलीनेस है। तो उस टाइम तो मेरे पास कोई सोशल मीडिया भी नहीं था यूट्यूब के अलावा, बट मैं ज़्यादा यूज़ भी नहीं करती थी कुछ भी। सो दिस वॉज माई फर्स्ट डे एंड आई वॉज सो शॉक्ड। फिर हम गए क्लास में। नेक्स्ट डे मेरी हॉस्टल में ही दो लड़कियां थी,
कुछ लड़कियाँ थीं जो मेरी ही क्लासमेट थीं, तो मैं उनके साथ चली गई क्योंकि मुझे पता नहीं था। एंड फिर हमने अपनी क्लास अटेंड की। फर्स्ट डे बहुत अच्छा लगा, सारे टीचर्स थे और सब टीचर्स हमें मोटिवेट कर रहे थे, अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे, बेसिक क्यूरियोसिटी के लिए क्वेश्चंस भी पूछ रहे थे। एंड मुझे तो बहुत मज़ा आया था पहले दिन ने मुझे कोटा में जितनी भी मैंने क्लासेस अटेंड की हैं, कुछ को छोड़ के मुझे सब पसंद आई थी, क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता था कॉन्सेप्ट्स नए-नए सीखने में। एंड पहली बार मेरे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो रहे थे तो मुझे बहुत मज़ा आता था। तो फर्स्ट डे तो सोचो मेरा एनर्जी लेवल क्या होगा। सो दिस वाज माय फर्स्ट डे। एंड कोटा में क्लासेस होती हैं सुबह-सुबह। सो सुबह 7 पौने 7 बजे से क्लासेस स्टार्ट होती हैं और 4 क्लासेस होती हैं हर सब्जेक्ट की। हर सब्जेक्ट नहीं, मतलब 4 क्लासेस में कितने सब्जेक्ट होते हैं, 2-3 सब्जेक्ट, तो 1 बजे तक चलती हैं। तो पहली बात तो मुझे तो इतनी सिटिंग आवर्स की आदत ही नहीं थी, तो मेक श्योर कि तुम्हें वैसे वहाँ हो जाएगी बट तुम्हें आदत होनी चाहिए सिटिंग आवर्स की। तो सिटिंग आवर्स में बहुत मैं 1 महीने के अंदर मैं वहाँ पे बिल्कुल भी फ़िज़िकली एक्टिव नहीं थी। मैं कोई एक्सरसाइज़ नहीं करती थी, सिर्फ़ और सिर्फ़ अपना पढ़ाई से हॉस्टल से कोचिंग, कोचिंग से हॉस्टल, कहीं इधर-उधर नहीं जाना। तो पहला महीना तो मेरा ऐसा निकला। मैं खूब क्लासेस अटेंड करती थी, बैठी रहती थी एंड क्लास 1 बजे ख़त्म होती थी, उसके बाद मैं चली जाती थी लाइब्रेरी। पहले तो मैंने एलन की ही लाइब्रेरी जॉइन की थी, तो उसी में मैं रीडिंग हॉल में जाके बैठ जाती थी। वहाँ मैं देखती थी इतने बच्चे हैं, तो ज़्यादा कोई बात नहीं करता था, लेकिन मैं वहाँ बैठ के पढ़ लेती थी लोगों को देख के। सो 1 महीने बाद मेरी हेल्थ एकदम डिटोरिएट हो गई एंड ड्यू टू दैट मैं उठ नहीं पाई। मतलब मेरी कमर इतनी स्टिफ़ हो गई थी कि एक दिन मैं अचानक से गिर गई एंड फिर मैं उठ ही नहीं पा रही हूँ। मतलब मेरी कमर में एकदम से झटका सा आ गया, जैसे उस स्पाइन टूट ही गई है, जैसे ऐसा लगा। बट फिर वो मैंने एक दिन छुट्टी ली क्लास से एंड फिर मैंने डॉक्टर वॉक्टर को दिखाया वहाँ पे। बट मैं मोटिवेटेड तो थी उस टाइम भी, बट फिर मैंने सोचा कि ऐसे तो काम नहीं चलेगा, थोड़ा रिजिड हो गई है बॉडी, उसको थोड़ा फ्लेक्सिबल करना होगा। तो मैंने योगा करनी स्टार्ट की, मेडिटेटिंग एक्सरसाइजेस करनी स्टार्ट की, बट मेरी हेल्थ फिर भी वहाँ डिटोरिएट हो रही थी, क्योंकि हम वहाँ जाते हैं सोच के कि हम सिर्फ पढ़ाई करेंगे, लेकिन पढ़ाई से सिर्फ सब कुछ नहीं होता है। सबसे पहले होती है हेल्थ, एंड वहाँ जाके हमारा खाना पीना सब चेंज होता है। तो किसी को सूट करता है, किसी को नहीं करता है, और मुझे तो बिल्कुल नहीं किया था। एंड ड्यू टू विच 2-3 महीने बाद मैं गई थी जुलाई के एंड में, मैं अगस्त में ही गई थी। एंड अगस्त, सितंबर, अक्टूबर के एंड में वहाँ होता है दिवाली की वेकेशंस, 1 हफ़्ते की थी एंड पीटीएम थी। उससे पहले पीटीएम भी होती है, बताओ। सो पीटीएम में ज़्यादा कुछ तो होता नहीं है, बस ऐसे ही इंट्रोडक्शन होता है पेरेंट्स टीचर्स से एक दूसरे का, और बस ये था। सो दिवाली के टाइम पे मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी, क्योंकि मेरी बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं लग रहा था, और उस टाइम पे मुझे इतनी एंग्ज़ायटी हो रही थी ना कि मेरे को रात-रात में नींद नहीं आती थी। रूटीन मेरा इतना स्ट्रिक्ट हो गया था, मैं इतना पढ़ने लगी थी कि मैं सोती भी नहीं थी ढंग से, एंड मुझे नींद ही नहीं आती थी। मैं आँख खोल के बस लेटी रहती थी, मुझे नींद नहीं आती थी। एंड फिर नेक्स्ट डे फिर कोचिंग चली जाती थी। सो ये सब मेरे साथ हो रहा था, एंड ड्यू टू व्हिच मुझे मैंने मेरे एक टीचर थे ज़ूलॉजी के ही, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट, मैंने उनको बताया, क्योंकि वो थोड़े फ्रेंडली टीचर थे। मैंने उनको बताया कि मेरे साथ ये हो रहा है, मैं बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग कर रही हूँ। उन्होंने बोला कि दिवाली की छुट्टियाँ हैं, तुम अपने घर चले जाओ। मैंने कहा नहीं, मैं घर नहीं जा सकती, मेरे को यहीं रहना है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो डॉक्टर को दिखा लो। उनके रिलेटिव कोई वहाँ पे डॉक्टर थे, तो ऑनलाइन मैंने उनको अपना अपॉइंटमेंट बुक किया। उन्होंने स्टार्टिंग में तो मुझे एंटी डिप्रेसेंट्स और ये सब मेडिसिन्स दी कि मुझे नींद क्यों नहीं आ रही है, एंग्ज़ायटी मेरी कम हो इस सब से।
तो उन्होंने काम तो ज़्यादा किया नहीं, फिर उन्होंने मेरे कुछ ब्लड टेस्ट कराए और ब्लड टेस्ट में पता चला कि मुझे हो गया है हाइपरथायरॉयडिज़म। पढ़ा होगा आप लोगों ने थोड़ा बहुत। मेटाबॉलिक डिसऑर्डर होता है एंड ड्यू टू चेंज इन एनवायरनमेंट, स्ट्रेस, इन सब से होता है, हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। तो हाइपरथायरॉयडिज़म उस वक़्त मुझे था, जिसकी वजह से मुझे इतनी एंग्ज़ायटी हो रही थी एंड उसका एक सिम्पटम होता है एंग्ज़ायटी। सो ड्यू टू दिस मैं बिल्कुल भी अपना कुछ नहीं कर पा रही थी। मैंने दिवाली की छुट्टियों में बिल्कुल पढ़ाई नहीं की, क्योंकि कोचिंग भी बंद थी, हम हॉस्टल में ही रहते थे, तो मैं पढ़ाई नहीं कर पाई बिल्कुल भी। एंड ठीक है, अच्छा है मैंने नहीं की, मैंने टाइम निकाल लिया डॉक्टर से बात करने का एंड उन्होंने मेरी दवाइयाँ चला दी फिर। तो जब मैं समझ गई कि यार ऐसे तो सस्टेनेबल नहीं रह पाएगा, एंड मैं बताऊँ, मैं इतना पढ़ रही थी तो ऐसा नहीं है कि मेरा कोई रिज़ल्ट नहीं आ रहा था। मेरे मार्क्स मॉक टेस्ट में 600 अबव रहते थे और वहाँ पे उस ईयर में वो लोग बोर्ड पे मतलब टॉपर्स की लिस्ट भी निकालते थे। फ़ोटो होती थी, उसमें रैंक होती थी कि तुम्हारे बैच में कितने हैं। मेरे बैच में थे कम से कम 150-200 बच्चे, और ऐसे और भी बैचेस थे, तो उन सब की मिला के, उन सब बैचेस की एक साथ मिला के रैंक निकलती है। तो उसमें मेरी टॉप 20 में फर्स्ट टेस्ट में तो मेरी रैंक आई थी, और फिर थोड़ी-थोड़ी कम होती गई, लेकिन मार्क्स मेरे 600 अबव रहते थे। फर्स्ट टेस्ट में मेरे 650 आए थे, और फर्स्ट टेस्ट में आता ही क्या है, उसमें बेसिक मैथ, वेक्टर, मतलब स्टार्टिंग के चैप्टर्स आते हैं। सो वो तो सबको ही आते हैं। सो उन चैप्टर्स को मैंने अच्छे से पढ़ा और बाद में भी फिर मैं अच्छे से पढ़ती गई। मेरे 600 के आसपास नंबर रहते थे एंड उस टाइम तो 600 पे सिलेक्शन हो जाता था मेरी स्टेट में। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सब सही चल रहा है, बस थोड़ा एफ़र्ट जा रहा है। लेकिन जब मेरे साथ ये हुआ कि मेरी हेल्थ बिगड़ने लगी, तो मैंने सोचा यार ये तो बिल्कुल भी सस्टेनेबल नहीं है। मैं इससे ज़्यादा लंबे टाइम तक नहीं कर पाऊँगी प्रिपरेशन, और कोई ऐसा ना हो कि मुझे कोई बड़ी बीमारी हो जाए एंड फिर मैं बिल्कुल ही ना कर पाऊँ। तो मैं नहीं चाहती थी, तो फिर मैंने थोड़ा कम कर दिया चीज़ों को करना, थोड़ा स्ट्रेस लेना कम कर दिया, थोड़ा मतलब ज़रूरी नहीं है कि मॉड्यूल आज नहीं हो पा रहा है तो मैंने 2 दिन में कर लिया। सो इस तरह से मैंने, और साथ में मैंने योगा स्टार्ट कर दी, थोड़ा अपना न्यूट्रिशन पे ध्यान दिया एंड मैं ज़रूर निकालती थी 1 घंटा अपने लिए एंड प्रॉपर मैंने सोना स्टार्ट किया। चीज़ें सही नहीं हो रही थी, लेकिन तब भी मैंने सोचा कि ठीक है, हो जाएँगी, ये पार्ट है जर्नी का। फिर दिसंबर तक आते-आते मेरे मार्क्स अराउंड 550 अबव आने लगे, क्योंकि चैप्टर्स पढ़ने लगे। और क्या होता था, सारे चैप्टर्स का मिला के टेस्ट में आता था, जितने भी पहले सिलेबस पूरा हो चुका है उससे रिलेटेड सारा आया करता था टेस्ट में। तो सिलेबस बढ़ने लगा धीरे-धीरे और टफ़ चैप्टर्स भी आने लगे। मेरी वीकनेस जो आया करती थी बेसिकली, वो सब भी आने लगे एंड आई वाज़ स्ट्रगलिंग विद फ़िज़िक्स। उस टाइम पे मैं सबसे ज़्यादा फ़िज़िक्स ही पढ़ती थी। फ़िज़िक्स और केमिस्ट्री और बायो भी पढ़ती थी मैं। बट बायो क्या होता है ना, वहाँ पे तुम जाते हो, तुम मॉड्यूल्स पढ़ने लगते हो, तो मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ने लगी थी। तो उसमें मेरे मार्क्स दिखते तो थे, मतलब ठीक ही थे उस हिसाब से, जिस हिसाब से बाकी बच्चों के आ रहे थे। बट आई वाज़ सो सिली कि मुझे कंपेयर नहीं करना चाहिए था अपने आप को एंड ड्यू टू व्हिच मैं ओके रहती थी, बट नहीं रहना चाहिए था। मुझे थोड़ा फ़ोकस करना चाहिए था कि मैं किस तरह से एनसीईआरटी से अपना बेस बना पाऊँ। बट ठीक है, जिस तरह की मैं प्रिपरेशन करी थी शायद वो नीट 2025 के लिए थी, और लेकिन पेपर ही ऐसा आता था, पेपर इतना ईज़ी आ रहा था उस टाइम पे। तो मैं एनसीईआरटी पे ज़्यादा स्टिक नहीं रही थी, बताओ, मैं उल्टा कर रही थी। हाँ, मैं उल्टा कर रही थी कि मैं उस टाइम पे बिल्कुल टफ़ चीज़ें कर रही हूँ, और जिस टाइम पे मुझे टफ़ करनी, उस टाइम आ रहा था पेपर एनसीईआरटी से सिर्फ़, और जिस टाइम पे मैं मतलब ईज़ी प्रिपरेशन कर रही हूँ एनसीईआरटी में, उस टाइम पेपर टफ़ आ रहा है। मतलब ये कोई किस्मत ही बोलेंगे इसको। ख़ैर छोड़ो ये सब, मैं याद नहीं करना चाहती। सो ठीक है, मेहनत तो कहीं न कहीं काम आती ही है, तो काम तो आई मुझे नीट 2025 में भी। सो फाइनली फिर दिसंबर आ गया, मेरे मार्क्स थोड़े कम होने लगे, और साथ में ना तुम बर्नआउट हो जाते हो इतने महीने पढ़ के। एंड साथ में ऐसा कोई मेरा सपोर्टिव फ्रेंड्स भी नहीं थे, मतलब थे बट देवर, मतलब मैं उनको नहीं बता सकती कि मैं क्या फ़ेस कर रही हूँ, क्योंकि सब स्ट्रगल कर रहे हैं, अब लोगों को क्या बताना।
तुम्हारा कोई सगा नहीं है वहाँ। तुम चाहे सोचो कि तुम्हारा फॉरएवर बेस्टीज़ वाला ग्रुप बन गया है, बट नो, वो नीट की प्रिपरेशन के साथ ख़त्म हो जाएगा एंड एट द एंड आते-आते सब मतलबी हो जाते हैं। एंड होना भी चाहिए। तुम्हें अपनी प्रिपरेशन करनी है तो तुम्हें मतलबी तो बनना पड़ेगा ना थोड़ा। तुम सबको टाइम नहीं दे सकते। तो स्टार्टिंग में तो हम लोग बहुत घूमते थे, एक साथ रहते थे, बातें करते थे, लेकिन एंड तक आते-आते वो सब कम हो गया था। इनफैक्ट एक लड़की तो हमारे हॉस्टल में ऐसी थी जो हमारे ग्रुप में थी, हमसे काफ़ी अच्छी बात होती थी, लेकिन एट द एंड उसने हमको घोस्ट ही कर दिया। वो हमें इग्नोर मारती थी, मुँह पे इग्नोर मारती थी। आई मीन व्हाट तुमसे ही तो बात कर रहे थे हम 6 महीने से। तो ये होता है। तो आई आई डोंट ब्लेम एनीवन। ठीक है, तुम्हें अपनी प्रिपरेशन के लिए अपना टाइम लेना है तो तुम लो यार, बट एट द एंड उसका भी सिलेक्शन नहीं हुआ और ना मेरा हुआ। सो व्हाटएवर। सो मैं कहाँ थी? हाँ, तो मैं दिसंबर तक मेरी प्रिपरेशन पहुँच चुकी है एट दिस टाइम। मैं बताऊँ यार, एलन के टीचर्स बहुत अच्छे हैं। स्पेशली लैंडमार्क सिटी में पढ़ती थी मैं, वहाँ पे टीचर्स काफ़ी अच्छे मिले मुझे। आई वॉज़ लकी, मुझे फ़िज़िक्स के टीचर इतने अच्छे मिले। और ख़ासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एक्चुअल में जब मैं 11th-12th में थी तो हमारे स्कूल की जो टीचर थी ना, उसने हमारा अंदर केमिस्ट्री का डर बिठा दिया था। वो हमें इतने गंदे तरीके से पढ़ाती थी, वो हमें रटवाती थी बेसिकली। सो मुझे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्पेशली पूरे सब्जेक्ट से ही मुझे इतना डर लगता था। एंड जब मैं कोटा गई, वहाँ पे मुझे एक इतने अच्छे टीचर मिले, वो सबके फ़ेवरेट थे, जिससे भी पूछो सबके फ़ेवरेट हैं। सो उन्होंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का डर हमारे मन से निकाल दिया एंड आई यूज़ टू लव ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद से मैंने कुछ महीने स्ट्रगल किया, समझने की कोशिश की, लेकिन उनका तरीका ही इतना अच्छा लगा। एक तो वो टीचर मुझे बहुत अच्छे लगे थे। सो और भी थे, जैसे बायो में इतने टीचर्स थे, काफ़ी हेल्पफुल टीचर्स थे। मतलब तुम डाउट लेके उन पे पास पहुँच जाओ और तुम्हें बताएंगे सब। कुछ कुछ होते हैं जो टॉपर्स को ज़्यादा भाव देते हैं, बट वो 1-2 ही थे। ज़्यादातर टीचर्स हेल्पफुल होते हैं। तुम उन्हें अपनी कोई भी क्वेरी बता सकते हो शाम को या कभी भी। वो उनका डाउट टाइमिंग होता है, तुम वहाँ जाके बैठ जाओ उनसे। तुम्हें क्लास में समझ नहीं आया, तुम लेट गए हो, तुम्हें कुछ भी समझना है, तुम टीचर से पूछ लो। लेकिन कुछ बच्चे होते थे क्लास में जो होते थे स्पेशल टॉपर्स बच्चे, उनको स्पेशल ट्रीटमेंट तो मिलता था। वैसे क्या ही मिलता होगा उन्हें, उन्हें एक्स्ट्रा मटेरियल मिलता था बस, क्योंकि वो सब पढ़ लेते थे। मेरे से तो नहीं पढ़ा जा रहा था इतना। तो इनफैक्ट एक लड़की जो हमारी क्लास में टॉपर थी, उसका बॉय कट था, उसके बाल यहाँ तक कट थे एंड उसके पास कीपैड वाला फ़ोन था। उसको देख के मुझे इतना वो होता था कि यार मैं कुछ गलत तो नहीं कर रही हूँ, जबकि मैं सब सही कर रही थी, मैं अपने तरफ से बेस्ट दे रही थी। पर मुझे लगा कि यार नहीं, मैं इतना तो नहीं कर सकती। जबकि मेरे पास सोशल मीडिया नहीं था, पर मैं बिना फ़ोन के वीडियो कॉल करे अपने घर पे तो नहीं रह सकती। सो फ़ोन तो मुझे चाहिए था। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत पढ़ती थी यार मेरा रूटीन मैं तुम्हें बताऊँ, जनवरी तक आते-आते मेरा रूटीन हो गया था कि मैं सुबह 3 बजे उठ रही हूँ। मेरी मम्मी मुझे कॉल करके उठा रही हैं 3 बजे एंड मैं 3 बजे उठ के सबसे पहले रिवाइज़ कर रही हूँ अपना पुराना जितना हो चुका है, क्योंकि रिविज़न ज़रूरी है। क्योंकि मेजर टेस्ट स्टार्ट हो जाते हैं मार्च के अराउंड, हमारे बैच में स्टार्ट होने वाले थे। तो मैंने कहा अब तो रिवीजन करना पड़ेगा सब चीज़ों का। तो रिवीजन मैंने टाइम निकाला, क्योंकि टाइम ही नहीं था पूरे दिन में, क्योंकि जो करंट चल रहा है उसको भी मैनेज करना है। तो मैं 3 बजे उठा करती थी, थोड़ा रिवाइज़ करती थी। कभी कभी ऐसा होता था कि मैं कॉफ़ी पी के सो जाती थी, इतनी ठंड होती थी ना। मतलब मैं कोशिश करती थी कि बेड पे तो ना ही पढूँ, अपनी टेबल चेयर पे पढूँ, पर इतनी ठंड होती थी यार। ठंडा तो है वहाँ रात में स्पेशली। तो मैं कॉफ़ी पीती थी, लेकिन मेरे को इतनी थकान हो रही होती थी, इतनी नींद आ रही होती थी, मैं कभी-कभी सो जाती थी, लेकिन मोस्टली मैं पढ़ लेती थी। फिर मैं कोचिंग चली जाती थी। और ब्रेक्स के बीच में मैं बताऊँ यार, तुम ऐसे कभी मत करना, तुम अपने ब्रेन को थोड़ा प्रोसेसिंग का टाइम दो। मैं ब्रेक्स के बीच में भी मॉड्यूल पढ़ती रहती थी यार, पागल थी क्या मैं? और बायो का मॉड्यूल कौन पढ़ता है यार? बायो में नहीं, मतलब पढ़ना होता है, लेकिन
जितना तुम क्लास में तुम्हें टीचर समझा रहे हैं उतना काफ़ी है, एंड मॉड्यूल में काफ़ी चीज़ें बायो में तो स्पेशली एक्स्ट्रा होती हैं, बट कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए तुम क्लासेस भी ढंग से सुन लोगे ना तो अच्छी हो जाएंगी। मैं ऐसा इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैंने गलती किया है, एंड मेरा क्लासेस में से ही हो गया था, बट मैंने मॉड्यूल पढ़ा था मेरे इस बार कितने पिछले साल आए थे 340 मार्क्स। इस साल तो यार कम आए हैं सो 300। सो इस बार पेपर भी तो टफ था, बट ठीक है, मैं पैनिक कर गई थी, मैं क्या करूँ। सो तुम्हें मॉड्यूल में पढ़ने की ज़रूरत ज़्यादा चीज़ों को नहीं है, तुम क्लासेस अच्छे से सुन लोगे क्योंकि डेप्थ में टीचर समझाते हैं, स्पेशली कोटा में। तो वहाँ पे मैं सुन लेती थी और मुझे बहुत मज़ा आता था क्लासेस में। एक टीचर तो हमारे ऐसे थे, वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट थे पढ़ाने के लिए। बच्चे उनका मज़ाक उड़ाते थे कि ये किस तरह से पढ़ाते हैं। उनको एनसीईआरटी की सारी लाइनें रटी हुई थी कि किस तरह से ये जो कॉन्सेप्ट हमें एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं वो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। जैसे रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट है, अब वो सबको नहीं पता है तो, लेकिन उन्होंने बताई थी। तो ये कैसे पता चलता है टीचर को? एक्सपीरियंस है कि एनसीईआरटी में चीज़ें छुपी हुई हैं, लेकिन उनको समझने के लिए तुम्हें एक टीचर चाहिए। सो वो हमें बताते थे, एंड वो जब मॉर्फोलॉजी और ये सब पढ़ा रहे थे तो वो प्लांट्स ले आते थे, एंड दैट वाज द बेस्ट एक्सपीरियंस पढ़ने का। यार इससे ज़्यादा स्टूडेंट्स को क्या चाहिए कि उन्हें अच्छे से समझ में आ जाए। सो इस तरह से वो हमें पढ़ाते थे, एंड मुझे एक वो बहुत अच्छे लगते थे टीचर। एंड डाउट्स तुम उनसे एक पूछने जाओगे ना, वो तुम्हें ऐसे ऐसे क्वेश्चंस पूछते थे, मज़ा आता था, ब्रेन को खोल देते थे। तो मैंने बहुत मज़े लेके पढ़ा है। क्या होता था, जैसे फ्लावर का पार्ट है हमारी एनसीईआरटी में, इन्फ्लोरेसेंस तरह तरह के होते हैं, सनफ्लावर का अलग होता है, एंड अब मुझे तो नाम भी याद नहीं आ रहे, लेकिन अलग अलग इन्फ्लोरेसेंस होते हैं जो एनसीईआरटी में नहीं है, वो एक्स्ट्रा हैं, बट वो एआईपीएमटी में और इन पेपर्स में आ चुके हैं। तो वो हमें पढ़ा रहे थे। हमारी क्लास की टॉपर भी नहीं आती थी क्लास में, वो उसको लगता था ये फालतू पढ़ा रहे हैं, और उस टाइम के पेपर के लिए ये सही भी था कि एक्स्ट्रा पढ़ा रहे हैं। बट टीचर्स तो अपना वर्स्ट केस सिनेरियो लेके चलते हैं, जैसे नीट 2025 हो गया तो वो तो यही सोच के पढ़ाते हैं एक्स्ट्रा सब चीज़ें। तो मैं वो क्लासेस भी अटेंड करती थी क्योंकि मुझे मज़ा आता था पढ़ने में, जबकि वो टाइम वेस्ट था बाकी लोगों के लिए। उस टाइम वो ज़रूरत भी नहीं थी, अब तो ज़रूरत है यार, सब पढ़ लो यार, बस रटने मत बैठ जाना सारी एक्स्ट्रा चीज़ें बायो में, खासकर मॉड्यूल की। बट समझ लो एक बार, कॉन्सेप्ट तुम्हें याद रहेगा। एंड स्लीप को इम्पोर्टेंस देना, अपनी स्लीप बहुत ज़रूरी है ताकि तुम्हारे ब्रेन को प्रोसेसिंग का टाइम मिले। सो और वो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा पाए सब चीज़ें। तो वो टीचर काफ़ी अच्छे थे। तो जनवरी में मेरा ऐसा रूटीन था, कोचिंग से आने के बाद मैं तुरंत आधा घंटा मैं पता है लेट जाती थी, पावर नैप लिया और भाग गई। और फिर आ रही हूँ मैं 8 बजे, 9 बजे 8:30 तक हमारा मेस का टाइमिंग होता था डिनर का, और मैं बीच में उठ के भी नहीं आती थी स्नैक्स वगैरह के लिए। 4 बजे मैं वहीं बैठी रहती थी लाइब्रेरी में। और उस वक्त तो मैंने अलग से लाइब्रेरी जो होती है ना वो ज्वाइन कर ली थी, एलन वाली नहीं की थी। सो मैंने ज्वाइन कर ली लाइब्रेरी, एंड फाइनली उसके बाद मैंने 8 बजे आ रही हूँ। और उसके बाद भी मैं अपनी एक रूममेट थी मेजर्स के टाइम पे, तो मतलब 2 महीने पहले नीट से, मैं उसके पास चली जाती थी और 2 बजे तक बैठ के पढ़ती थी। फिर मैंने ऑब्वियसली 3 बजे उठना बंद कर दिया था, बट तब भी 4 घंटे की नींद में क्या हो रहा है यार, एग्ज़ाम से पहले कुछ नहीं जा रहा दिमाग में, मत करना ऐसा, सो जाना यार, सोने से ज़्यादा फ़ायदा है। क्योंकि मैंने देखा है मेरा उस साल इतना अच्छा स्कोर नहीं आया, लेकिन उसके नेक्स्ट ईयर मेरा काफ़ी अच्छा स्कोर आया, 580 मार्क्स आए मेरे 400 से बढ़ के। तो और वो कैसे हुआ, वो कम पढ़ने से मतलब कम पढ़ना नहीं, मतलब कम स्ट्रेस लेके और थोड़ा स्लीप हेल्थ इनको प्रायोरिटाइज़ करके। तो ये मत करना कि पागलों की तरह पढ़े जा रहे हो और वहाँ पे सब लोग पढ़ रहे होते हैं तो तुम्हें लगेगा कि यार इतना पढ़ना ज़रूरी है क्या। देखो है ज़रूरी, लेकिन नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर सैनिटी, नॉट एट द कॉस्ट ऑफ योर मेंटल हेल्थ, कि तुम डिप्रेशन में हो, तुम्हारे दिमाग में कुछ भी नहीं जा रहा, तुम तब भी किताब खोल के बैठे रहे। मैं तो इतनी ज़्यादा डिप्रेस थी, मैं रोते रोते पढ़ रही थी।
ऐसा नहीं है मैंने मेहनत नहीं की, मैं बहुत मेहनत करती थी, बट उस मेहनत का मैं आउटकम नहीं निकाल पाई, तो क्या फ़ायदा हुआ। सो आउटकम बेस्ड अप्रोच रखो, लोगों से नेगेटिविटी से दूर रहो। और यही हुआ, फिर मैं काफ़ी ज़्यादा, मेरा स्कोर इनिशियल उसमें गिर गया था मेजर टेस्ट में, जो फुल सिलेबस होते हैं, फुल सिलेबस नहीं, थोड़ा पार्ट वाला था हिस्सा, 11th का, फिर 12th का, फिर दोनों कंबाइंड, फिर फुल सिलेबस सारे, तो ऐसे चलते थे। सो इनिशियली मेरे कम आए नंबर, क्योंकि मुझे पता नहीं, शायद मैं रिवीजन मैंने कम किया था, एंड उस टाइम मैं काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड हो गई थी जब तक आते-आते, और बर्नआउट हो गया था। मैं सारा सिलेबस कर ही नहीं पाती थी टेस्ट से, जबकि उससे पहले मैं टेस्ट से पहले सारा सिलेबस कर लेती थी, बट मेजर्स के टाइम पे मैं नहीं कर पा रही थी। तो मैं उससे बहुत ज़्यादा दुखी थी, मैं सेल्फ सैबोटाज कर लेती थी खुद को कि यार मेरे से तो हो नहीं रहा, तो मैं उसको सोचने लग जाती थी। मैं इतनी ओवरथिंकिंग की शिकार हो गई थी, मेरे को एक टीचर ने भी बोला था कि यार तुम बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करती हो, कोई ज़रूरत नहीं है। बट पता नहीं, मेरे को बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी होती थी, शायद वो थायरॉइड की वजह से होती थी। अब तो मेरा थायरॉइड बिल्कुल ठीक है, क्योंकि मैंने अपनी हेल्थ पे वर्क किया है, अब नहीं है मुझे, बट उस टाइम था। एंड इस वजह से मेरा मॉक टेस्ट में स्कोर गिरा, लेकिन फिर वो एंड तक आते-आते बढ़ गया था, एंड जितना मेरा स्कोर मॉक टेस्ट में आ रहा था लास्ट के, उतना ही मेरा नीट में आया था। तो वही होता है। बट जितना मैं स्टार्टिंग दिसंबर तक के मॉक टेस्ट में स्कोर करती थी ना, उतना नहीं आया मेरा नीट में, क्योंकि मैंने बताया मैं 600 तक स्कोर कर रही थी। वो मेरा नीट में नहीं आया, मेरा 470 मार्क्स आए थे उस साल। 470 नहीं आए थे, कितने आए थे यार, मुझे तो याद भी नहीं है, तो 400 से 500 के बीच में ही थे। बट नेक्स्ट ईयर वो बढ़ के 580 हो गया था। सो ये हुआ मेरे साथ, ये थी मेरी जर्नी। तुम सोचो, तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है वहाँ, अगर तुम्हें बहुत अच्छे लोग मिल जाएँ तो बात अलग है, लेकिन कोई तुम्हारे साथ पढ़ेगा नहीं, तो क्यों ही पढ़ना है। अपनी सेल्फ स्टडी करो यार, 1-2 डाउट डिस्कस कर लो, बहुत है। ज़्यादा किसी से दोस्ती यारी मत करना, वहाँ पे अपना अपने में रहना। टीचर्स से दोस्ती कर लो, टीचर्स के पास अपने डाउट लेके जाते रहो, जितने डाउट आते हैं ना सब पूछो टीचर से। बच्चों से मत पूछो, बच्चे भी तो सीखने ही आए हैं, बच्चे क्या बता देंगे। एक आध डाउट जो किसी को कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से पता है तो उससे पूछ लो, लेकिन जनरली तुम टीचर से ही पूछो अपने डाउट। एंड वहाँ पे मैं अटेंड भी नहीं किया करती थी, ये जो मोटिवेशनल बीच बीच में सेमिनार्स होते थे, मैं वो भी नहीं करती थी यार, तो मोटिवेशन कैसे आएगा मुझ में, सोचो। मैं सेल्फ मोटिवेटेड थी उस टाइम वैसे, बट करनी चाहिए था, अटेंड कर लो यार, हफ्ते में एक बार, हफ्ते में भी नहीं, वो महीने में एक बार होते थे, तो कर लेना चाहिए। वहाँ पे काउंसलर्स भी रहते थे, तो काउंसलर की हेल्प लो, और इतना स्ट्रेस मत लो, अपने पेरेंट्स से बात करते रहो, अपने कोई दोस्त हो घर का उससे बात करो, उसको बताओ। एंड कोई ज़रूरत नहीं है, अगर तुमको ज़्यादा डार्क थॉट्स आ रहे हैं वहाँ पे, तो तुम सोचो इट्स जस्ट अ फेज़, एंड थेरेपी ले लो, या किसी से भी शेयर कर दो, अकेले अकेले मत घुटो, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है। एंड एट द एंड तुम्हारा ही परफॉर्मेंस डाउन होगा उससे, एंड हो सकता है तुम एक्सट्रीम स्टेप भी लो कोई, क्योंकि वहाँ पे उस ईयर बहुत ज़्यादा लोगों ने मतलब डिप्रेस होके एक्सट्रीम स्टेप्स ले लिए थे, एंड उस वजह से फिर उन्होंने रैंक लगानी भी बंद कर दी थी बोर्ड्स पे, क्यों, ताकि बाकी बच्चे ना देख पाएँ। सो दिस इज़ नॉट राइट। एक प्रिपरेशन सिर्फ उतनी ही करो जितनी तुम कर पाओ, तुम जितना लोड ले पाओ, ये बहुत टफ़ प्रिपरेशन होती है। एंड स्पेशली इतने दूर जाके ऐसा खाना खाना यार, हॉस्टल का, हॉस्टल चाहे कोई सा भी हो, अच्छा हो कितना भी, सबका खाना बेकार हो जाता है कुछ टाइम बाद। वो लोग करने लगते हैं, थोड़ा तेल होता है उसमें, इतना ज़्यादा नमक होता है, एंड आई डोंट लाइक। सो ये सब हो जाता है, हॉस्टल से मुझे डर लगता है इसलिए आज भी। सो सही नहीं है अपनी हेल्थ को स्टिक पे लगा के, अपनी मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, सबका ध्यान रखना चाहिए, तभी हम अच्छे से अपने 100% दे पाते हैं प्रिपरेशन में। सो ये मेरी छोटी सी जर्नी थी, ताकि तुमको पता लगे कि तुम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो सकता है तुम्हारी जर्नी बिल्कुल अलग हो, और ऐसा जो मेरे साथ हुआ वो तुम्हारे साथ ना हो। बट
स्टे स्ट्रॉन्ग एंड अपना बेस्ट दे के देखो एक बार, क्योंकि मज़ा आता है। तुम्हें पूरी लाइफ याद रहेगा कि तुमने अपनी लाइफ में कभी इतनी मेहनत भी की थी। भले ही तुम्हें रिजल्ट ना मिले बट तुम्हें वो मेहनत ज़रूर याद रहेगी। तो मेहनत करो, इतनी आसानी से मत जाने दो। अगर तुमने सपना देखा है और तुम्हें मौका मिल रहा है तो उसके लिए काम करो और कोशिश करो कि वो तुम्हें मिल ही जाए। और ना भी मिले तो डिसहार्टन नहीं होना है, क्योंकि तुमने अपनी मेहनत पूरी की थी यार। अब मेहनत से ज़्यादा, जिस एग्ज़ाम में 99% लोग फेल होते हैं तो उससे तुम क्या ही एक्सपेक्ट करोगे। सीटें बढ़ानी चाहिए गवर्नमेंट को, और सीटें बढ़ाने से अगर एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा तो उनको एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना चाहिए, नौकरियां बढ़ानी चाहिए, जिससे और ज़्यादा सीटें बढ़ें तो और ज़्यादा बच्चों का सपना पूरा हो पाए। बट नहीं करती सरकार ऐसा। सो डिसहार्टन नहीं होना है, सिस्टम ही ऐसा है। उससे नहीं तो दूसरे में आ जाओगे तुम, लेकिन तुम्हें अपनी मेहनत पे हमेशा प्राउड रहेगा। एंड तुम जो भी कर रहे हो, ऑल द बेस्ट, एंड आई एम प्राउड ऑफ यू, एंड आई नो तुम अपना बेस्ट दोगे। बाय बाय।